बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से रमज़ान में रिलीफ पैकेज आवाम को दिया गया और ये रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ता रमज़ान बाजार की शक्ल में दिया गया। माजी की निस्बत इस बार रिलीफ पैकेज में कदरे इजाफा किया गया। 7.8 बिलियन रुपए हैं जो मुख्तस किए गए और आए दिन अवाम की जानिब से शिकायत भी सामने आती हैं। अवाम अभी भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। सस्ते बाजार हों या आम मार्केट्स, हर जगह महंगाई का रोना क्यों रोया जा रहा है? क्या कोई माफिया है जो इसमें सरगर्म अमल है या फिर हकायक कुछ और हैं और दिखाया कुछ और जा रहा है? इस सारे मंजरनामे पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे और MD यूटिलिटी स्टोर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले अवाम क्या कहते हैं वो एक बार मुलाहिजा करते हैं, फिर इशू की जानिब पड़ेंगे। 290 रुपए किलो घी मिल रहा है, जबकि यहाँ से हमें 170 रुपए मिला, यही हमें रिलीफ मिलता है। 1-2 रुपए 3 रुपए के पीछे बंदा जलीलो खार होवे लाइना च लग जाता है। यूटिलिटी स्टोर पे कंपैरेटिवली रिलीफ तो है, लेकिन ये है कि मजीद रिलीफ की ज़रूरत है क्योंकि क्वांटिटी भी लिमिटेड दे रहे हैं। चीज़ें सस्ती हैं। गरीब आवाम को अगर इसी तरह धक्के और मुश्किलात से चीज़ें लेनी है तो क्या फ़ायदा है? अगर आपने घी लेना है तो आप और चीज़ें लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। घ्यो का पैकेट है तो वो भी एक दे रहे हैं, जो उनके नाल भी कहते हैं हाँ जी कि कुछ चीज़ लवोगे तो घ्यो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। स्टोर से जो कुछ मिल रहा है हुकूमत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। हमें जो चीज़ें चाहिए उसकी कंप्लीट रेंज भी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसमें सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं। इतना रश होता है वहाँ पे, जब आपकी नंबर आ जाती है तो वहाँ पे फिर चीज़ खत्म हो जाती है। 4-4, 5-5 घंटे जो है ना वो बंदे खड़े होते हैं धूप में। रमज़ान है, वो जो अशिया है ना वो खाने के काबिल ही नहीं है। आटे में कुछ फर्क लगा है, चीनी में भी लगा है, घी में भी लगा है, बाकी चीज़ों में पता नहीं है। कुकिंग ऑयल जो है 290, यहाँ पे 264 रुपए की मिल रही। चीनी जो है ना 100 से कम नहीं है कहीं भी, यहाँ पे 86 के मिल रही है। गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है तो मतलब ये और एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं देनी चाहिए इनको ना। अब अगर रिलीफ दे रही है तो यहाँ निकल रहा है सारा। बस लिमिट में दिया है आटा चीनी, बस ठीक है, लिमिट में ले लिया हमने, काफ़ी रिलीफ है। नाज़रीन, ये तो थी अवाम की राय। तनासुब क्या है? कुछ ये कहते हैं कि सब अच्छा है, कुछ का कहना है कि कुछ शराइत आयद कर दी गई हैं कि ये शर्त आयद इसलिए की गई कि इतने की खरीदारी करें तो फिर फलां अशिया मिलेंगी। तो ये शराइत किन किन शहरों में आयद की गई हैं और ये तनासुब अगर देखें अच्छा और बुरे का तो ये कितने फीसद बनता है? इस तनासुब के नतीजे में वो हकायक क्या हैं जो मंजर आम पे आना ज़रूरी है? तो हमें ज्वाइन किया है MD यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी साहब ने। हमारी नुमाइंदे खुसूसी कराची किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कसूर से हमें हमारे नुमाइंदे तनवीर शाहिद भी ज्वाइन कर चुके हैं और पेशावर से भी हमारे नुमाइंदा जिशान काका खेल हमें ज्वाइन करेंगे। उमर लोधी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची का जरा रुख कर लेते हैं। वो हकायक जो मंजर आम पे आना ज़रूरी है वो आपकी भी नॉलेज में आ जाएं ताकि मुस्तकबिल में और आने वाले दिनों में अगर कुछ परेशानियां हैं, किसी को कोई मसाइल हैं तो उसका सद्देबाब आपके जरिए हो सके। किरण, ये कहिएगा कराची में यूटिलिटी स्टोर्स अभी तक कितने फ़ाल हैं और जो फ़ाल हैं उसमें कारकर्दगी किस हद तक दिखाई देती है? जी बिल्कुल, कराची में वैसे तो अगर हम आबादी के लिहाज से देखें तो यूटिलिटी स्टोर्स की जो तादाद है वो बहुत ही महदूद है और कुछ यूटिलिटी स्टोर्स यानी कि जो पसमानदा इलाके या दीगर जो बड़े वैसे इलाके हैं जहाँ पर खोले गए थे वो कुछ 1-2 घंटे बाद बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो अशिया नहीं होती या लोग जो हैं फौरी तौर पर वहाँ से ख़रीद लेते हैं और फिर वो वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद उन अशिया को वहाँ पर पहुँचने में देर लगती है, जिसकी वजह से जो बड़े यूटिलिटी स्टोर हैं जिस तरह गिजरी में मौजूद है और इस वक्त जहाँ हम कयूमाबाद में मौजूद हैं यहाँ पर भी एक बड़ा यूटिलिटी स्टोर है। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, आवाम का रश लग जाता है और फिर जब आवाम का रश होता है तो जो तादाद यहाँ पर होती है चीज़ों की वो उस लिहाज से उनको नहीं मिल पाती है और कुछ लोग जो है यहाँ से मायूस घर जाते हैं। जहाँ तक बात है कि लोगों का जो मिला जुला रुझान सामने आ रहा है, जो लिमिट रखी गई है कि आप इतना आटा या इतनी चीनी ले सकते हैं, उस पर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि उस लिमिट तक भी नहीं दिया जा रहा, जबकि यहाँ पर जो रवैये बताए जा रहे हैं, रवैयों की बड़ी शिकायत की जा रही है यूटिलिटी स्टोर पे कि लोगों के साथ रवैये सही नहीं है। सब्सिडाइज रेट में ज़रूर चीज़ें मिल रही हैं लेकिन सेलेक्टिव चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर मुकम्मल जो अशिया है वो दस्तयाब ही नहीं है। लोग परेशान ज़रूर हैं, कुछ लोगों को यहाँ से रिलीफ भी ज़रूर मिलता है लेकिन बेशतर यहाँ पर हमें मुख्तलिफ जो उनकी शिकायत हैं वो करते नज़र आते हैं। कहीं रवैयों की बात की जाती है, कहीं पर मुख्तलिफ इलाकों से, दूर दराज इलाकों से किराए खर्च करके जब यहाँ पर आते हैं और उन्हें वो सामान नहीं मिलता और वो मायूस लौटते हैं तो उसकी भी यहाँ पर लोग शिकायत करते हैं। हुकूमत से
बार बार कराची के अवाम ने मुतालबा किया है कि जो रिलीफ पैकेज देने का वादा किया गया था रमज़ान के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत में, उस तरह रिलीफ अवाम को नहीं मिल रहा है। या तो यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ाई जाए या यहाँ पर जो अशिया की दस्तयाबी है उसको बेहतर बनाया जाए। जी सही। किरण साथ ही रहेगा, कसूर से भी सूरत हाल कुछ वाजे कर लेते हैं कि कसूर में सूरत हाल किस हद तक मुख्तलिफ है या मुश्तरक है। तनवीर, ये कहिएगा कसूर में यूटिलिटी स्टोर्स कितने हैं और उन यूटिलिटी स्टोर्स पे क्या कराची में जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं वही हैं या उसके बरक्स हैं? जी, अगर कसूर की बात की जाए तो सिटी की आबादी 8 लाख है। सिटी की में जो सिर्फ 2 यूटिलिटी स्टोर बनाए गए हैं और वो यूटिलिटी स्टोर जो बनाए गए हैं वो भी एक छोटी छोटी दुकानों के अंदर बनाए गए हैं, एक शटर बंद कर दिया जाता है। वही कराची वाली सूरत हाल भी यहाँ है कि लोगों को अंदर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2 लोग अंदर जो है वो दाखिल किए जाते हैं। जब 2 लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें अशिया खरीदने के लिए लिमिट दी गई है कि अगर आप 1000 की चीज खरीदेंगे तो फिर आपको चीनी भी मिलेगी, आटा भी मिलेगा। अगर दूसरी बात की जाए तो यहाँ दाल चना एक सिंपल जो है वो घर की इस्तेमाल वाली चीज है, जो यहाँ दाल चना 145 रुपए फी किलो है, मगर मार्केट में आम दुकान पर इसकी रेट 120 रुपए फी किलो है। इससे आप अंदाजा कर लें कि दूसरे चावल हैं, काले चने हैं, वो भी महंगे दाम में यहाँ मिल रहे हैं मगर मार्केट में 20 रुपए सस्ते मिल रहे हैं। हत्ता कि सस्ता रमजान में भी चीजें सस्ती इस कम रेट पर है, मगर यूटिलिटी स्टोर पर वही बात है कि चीजें तो दस्तयाब हैं मगर कम चंद चीजें ऐसी हैं जो कम रेट पर मिल रही हैं। मगर एटीट्यूड की बात अगर की जाए तो अशिया है और सब्सिडाइज रेट्स पे जो मिलती हैं वो सेलेक्टिव हैं और जो बकिया अशिया हैं उन पे शराइत आयद हैं या उस पे जो रवैया है वो बेहतर नहीं है। लोधी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। लोधी साहब, आपकी हार्ड वर्किंग पे और आपके काम करने पे कुछ नहीं, आपने यूटिलिटी स्टोर्स को फाल बनाया और माजी की निस्बत अच्छा फाल बनाया, लेकिन अभी तक जो मसाइल सामने आते हैं, रवैये का बेहतर ना होना, यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद का कम होना या फिर सेलेक्टिव अशिया का मिलना और दीगर अशिया का ख़त्म हो जाना, ये जो मसाइल हैं ये कब ख़त्म होंगे? सर शुक्रिया आपकी कमेंट्स का। रवैये का तो जी मैं सख्त नोटिस लूँगा, वो तो आप इसकी बिल्कुल फ़िक्र ना करें। ये रवैया अगर जहाँ जहाँ से भी मुझे शिकायत मिलेंगी तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ना मैं इसको डिफेंड करना चाहूँगा कि जी रवैये अच्छे थे या बुरे थे। जो आपके रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे। अगर रवैयों का जो इशू है तो इसको तो मैं इसको इमीडिएटली इसको हम देखेंगे। अब आते हैं जी मेन इशू की तरफ कि क्या लोगों को जो वो चाह रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। हम 10 अप्रैल से हमने ये प्रोसेस शुरू किया तो जिसमें लोगों ने ये किया कि जी इसको मिसयूज़ किया। फैमिलीज़ किसी जगह भिखारी भी मजदूर भी लाइनों में उन्होंने लग के अपने से ज़्यादा अशिया ली और बाहर जाके बेचना शुरू कर दी। तो हमें भय से मजबूरी एक किसी हद तक कसदन हमें कुछ एक लिमिट लगानी पड़ी सो दैट लोगों को प्रोडक्ट मिल सके जो मुश्तरक लोग हैं। एक उसके साथ हमने लिमिट इसलिए कर दी, लेकिन अगर आपको 4 किलो चीनी मिल रही है लेकिन आप मुझसे 20 किलो या 8 किलो चीनी मांगेंगे तो हम नहीं देंगे। ये मैं 2 टोक अल्फाज में कह रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं एक शख्स को या एक फैमिली को आज ही अगर 6 किलो चीनी दे दूंगा तो नेक्स्ट आने वालों को चीनी नहीं मिलेगी। और आज तो ये आपके पास शायद मिक्स्ड रिएक्शन है, ये शायद हमारे लिए टोटल उल्टा हो जाएगा। लोग कहेंगे हमें कुछ नहीं मिल रहा। लोग चाहते हैं कि पूरे महीने का राशन हम आज ही ले जाएं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ना मैंने इंस्ट्रक्शंस दी और मैं सख्ती से अपने लोगों को ये कहा है कि उतना दें जो एक हफ्ते के लिए एक फैमिली के लिए काफ़ी हो। तो ये शिकायत जो लोगों की है, लेकिन ये भी काबिल कबूल अमल है कि एक हफ्ते के लिए अगर वो काफ़ी है तो एक अच्छी बात है। आपने भी अपने स्टॉक को मेंटेन रखना है। लेकिन जहां पर ये शिकायत है कि 2000 रुपए की खरीदारी करेंगे तब आपको घी या चीनी मिलेगी, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, शर्त तो नहीं आयद होनी चाहिए। आई फुली एग्री विद यू जी। ना मैंने ये कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं ना मैनेजमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। इसका मैं सख्त नोटिस लूंगा। और अगर ऐसी जगह किसी जगह कुछ है कि 2000, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि 2000 की हो। हमने डेफिनेटली ज़रूर कर्ब किया कि ताकि लोग बल्क में चीज़ें ना लें। लेकिन अगर इसकी शिकायत मिल रही है तो इसको तो मैं आज इसकी इख्तिलाफी करूंगा और ये इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मुझे सिर्फ कसूर वाले आपके रिपोर्टर की तरफ जाना पड़ेगा।
जो उन्होंने रिपोर्ट प्राइसेस की हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हमारी जो प्राइसेस हैं वो सब्सिडाइज्ड प्राइसेस हैं। अगर आप दाल चना की बात करें तो देयर आर 3 ग्रेडेड दाल चना, A, B और C, और इसी तरह काला चना भी। और राइस जो हमने किया है वो तो इसलिए हमारी प्राइसेस कंपेयर करें जो प्रोडक्ट के साथ है, तो प्राइसेस में डेफिनेटली आई कैन बेट कि हमारी प्राइसेस वो बिल्कुल सही है। यू हैव टू कंपेयर द राइट प्रोडक्ट विद राइट प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं आटा, चीनी, घी की तरफ। 68 रुपीज की चीनी है और वो पूरे पाकिस्तान में 1 रुपया भी ऊपर किसी की नहीं है। 800 रुपए का 20 kg का थैला है, वो 800 रुपए पे है। तनवीर और साथ इसी मौजूद है, घी 170 का है और वो मिल रहा है। तनवीर साथ मौजूद है। लोधी साहब, तनवीर से हमारा राब्ता बहाल करते हैं हम दोबारा से, और आपने ये जो बयान दिया है इस पे उनका बयान भी मैच कर लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे मसाइल का सामना है। जितनी देर राब्ता बहाल नहीं होता उतनी देर पेशावर का रुख कर लेते हैं। ज़ीशान काका खेल ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान, इस वक्त जो मसाइल हैं वो मसाइल किस हद तक हैं यूटिलिटी स्टोर्स को लेकर, और लोग कितना खुश हैं यूटिलिटी स्टोर्स की जो इस वक्त परसेप्शन चल रही है, और जिस तरह की कार्रवाइयाँ उन्होंने अमल में लाई हैं कि MD साहब ये कहते हैं कि हम हर किसी के खिलाफ एक्शन लेंगे, रवैये भी बेहतर करेंगे, हर चीज़ों को मुहैया भी करेंगे, और बल्क क्वांटिटी में हम नहीं दे सकते, हम सिलेक्टिव में दे सकते हैं। तो इस तरह की कोई शिकायत है या लोग मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह है कि यहाँ पर सब्सिडी भी दी गई है। 19 अशिया पर मुख्तलिफ 10 से लेकर 30% तक सब्सिडी तो दी गई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं आटा, घी, चीनी, वो बहुत महदूद वक्त तक दस्तयाब होते हैं। मतलब 11 बजे आते हैं और 2 बजे तक वो ख़त्म हो जाती है। वो भी कुछ स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर कई दिन बाद ये चीनी, घी और आटा आता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले आइटम्स हैं यही 3-4 है, जिसमें चावल भी शामिल है, आटा, घी और जो दीगर चीज़ें वो शामिल है। तो शहरी जो कहते हैं वो यही शिकायत करते हैं कि ठीक है सब्सिडी तो हमें दी जा रही है, लेकिन मसला है कि वो बहुत महदूद वक्त तक वो मिलते हैं और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं। पेशावर भर में जो है 200 से ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स है। सूबे भर में 1200 है जोन्स, और उसमें तकसीम किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यही शिकायत आ रही है कि जो टाइम दिया गया है वो बहुत महदूद होता है। जो सब्सिडी है वो आटे की 7000 मेट्रिक टन दी गई है, इस तरह घी की 4000 मेट्रिक टन वक्त महदूद है। पेशावर के शहरियों को ये शिकायत है। MD साहब की जानिब में दोबारा से बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले नुमाइंदा कराची किरण खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक किरण, उमर लोधी साहब का ये कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात किस जगह पर हैं जहां पर ये शर्त आयद की गई है कि 2000 की खरीदारी करेंगे तब आपको जाके कहीं फलां चीज़ मिलेगी। जी देखिए, कराची में ऐसी शिकायत तो अभी तक जहाँ पर मैं मौजूद हूँ मैंने नहीं सुनी। जो ज़्यादातर लोग जो शिकायत कर रहे हैं वो ये है कि जो मेन अशियाएँ हैं उनकी दस्तियाबी का मसला हो जाता है। जब रश ज़्यादा हो जाता है उन्हें दूर दराज इलाकों से आना पड़ता है और उसके बावजूद उन्हें मायूस लौटना पड़ता है। एक शिकायत जो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर सुनी। उसके अलावा क्योंकि इसको लिमिट किया हुआ है, तो जो लिमिट मुकर्रर की हुई है कि 2 थैले या 1 थैले आपको आटा मिलेगा या चीनी मिलेगी, उसको वो भी उनको नहीं मिल रही है यहाँ पर। और उसके साथ साथ ये भी रवैयों की जो शिकायत की गई है कि एक तरफ दूसरे लोगों को दे दी जाती है, लेकिन जो गरीब आवाम है जो यहाँ पर घंटों खड़ी रहती है, जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें एक थैला पकड़ा दिया जाता है और कहते हैं कि इतने ही हैं इनके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक कराची की हम बात करें, मैं दोबारा इस चीज़ पे बात करूँगी कि जो यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद है वो बहुत महदूद है, जिसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। और जो महदूद तादाद है उसमें से भी बहुत से यूटिलिटीज स्टोर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं होते, यानी कि वो 2 घंटे के लिए खुलेंगे और चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और फिर लोगों को मुख्तलिफ जो बड़े यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ का रुख करना पड़ेगा। यानी तादाद महदूद है, रवैये ठीक नहीं है, स्टॉक भी महदूद है। ये कराची के मसाइल हैं। मैं ज़रा मिस कैलकुलेट कर गया था। तनवीर शाहिद का कसूर से ये कहना था कि 2000 की शर्त आयद की गई है। और जो पेशावर से हैं, पेशावर में भी ये है कि तादाद कम है और लोगों को शिकायत ये है कि चीज़ें पूरी मुहैया नहीं होती। बहुत शुक्रिया ज़ीशान काका खेल और किरण खान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उमर लोधी साहब, शिकायत सुन चुके हैं। बेशतर शिकायत ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की हैं। आप क्या समझते हैं कि पिछले 10 सालों के दौरान, पिछले 10 साल पहले यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जिस जगह पे स्टैंड कर रही थी और अब मौजूदा जहां पे स्टैंड कर रही है, ये उतार चढ़ाव किन वजूहात की बुनियाद पे आया और सिस्टम किस तरीके से बेहतर हो सकता है? मैं जी इसमें एक चीज़ गोश गुजार करता चलूँ कि इम्प्रूवमेंट तो जी बहुत है पहले से। और अगर आप अब देखें
अगर आप हमारी प्राइस डिफरेंशियल देखें, हमारी पोजीशन समझने की प्लीज कोशिश कीजिएगा, और मैं तमाम एंकर साहिबान से भी ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ। प्राइस डिफरेंशियल बहुत है, 68 रुपीज शुगर वर्सेस 105, 170 रुपए का घी वर्सेस 270 275, और आटा 800 वर्सेस 1000 1100 या 1200 अगर कराची में चले जाएं, सिंध में चले जाएं। तो हम यूटिलिटी स्टोर, मैं कराची की एग्जांपल देखता हूं, 90 स्टोर्स हैं सिर्फ कराची शहर में। अगर हम उसको और बढ़ाना चाहेंगे बिल्कुल बढ़ाएंगे। हमारी कोशिशें जो कह रही हैं कि 11 बजे या 12 बजे तक स्टॉक खत्म हो जाता है, शायद वो किसी हद तक सही भी हो। हम हर स्टोर को दिन में 2 से 3 दफा रिप्लेनिश कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम डिमांड पूरी कर सकें, लेकिन प्राइस डिफरेंशियल इतना ज्यादा है कि तमाम लोगों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया हुआ है या सस्ते बाजार का, क्योंकि मार्केट प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने अभी बताया। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हम पूरी यूनिवर्स या टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन को वो सर्व नहीं कर सकेंगे और ये गैप्स आएंगे। लेकिन क्या हम इसमें लोगों को स्टॉक उन स्टोर्स पे बिल्कुल नहीं आ रहे? ऐसा कतई नहीं है। क्या हमारी प्राइस डिफरेंशियल कोई डिफरेंस है पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में एक प्राइस है। गवर्नमेंट ने 7.8 बिलियन रुपीज, और हमारे पास वापस स्टॉक्स हमारे पास मौजूद भी है। ये पिछले 2-3 दिनों में बदनज़मी जरूर हुई। रेट तो एक मुतय्यन किया गया होगा, क्या किसी जगह पे जिस तरह चीनी 105 रुपए पे कहीं मिल रही है, तो मायार पे भी फर्क है, क्वालिटी में भी फर्क है? बिल्कुल भी नहीं जी सर, ये मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं। मैं किसी शुगर मिल के पास जाके ये नहीं कहता कि प्लीज मुझे जरा कोई इंफीरियर क्वालिटी की शुगर बना के दें, क्योंकि मैंने यूटिलिटी स्टोर पे जाके बेचनी है। हम एक स्टैंडर्ड टेंडर करते हैं, हमारी स्पेसिफिकेशन है, उस स्पेसिफिकेशन पे हम चीनी लेते हैं। हमें कोई इंफीरियर क्वालिटी ना घी देता है ना हम मांगते हैं, ना हम इंफीरियर क्वालिटी को चीनी देता है ना हम मांगते हैं, और ना हम इसी तरह आटे की। आटा हम अपना खुद गंदम गवर्नमेंट हमें दे रही है, उसको मिलों से हम पिसवा रहे हैं, और वो आटा, और आप देखिएगा आटे की कोई शिकायत नहीं है, ना चीनी की क्वालिटी की शिकायत होगी, इसका क्रिस्टल मोटा है, और ना घी की शिकायत होगी, क्योंकि हम टॉप कंपनियों से घी मैन्युफैक्चर करा रहे हैं। सो क्वालिटी इज नॉट एन इशू बिल्कुल है। इसलिए प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज्यादा है मार्केट से। वो प्राइस डिफरेंशियल होने की वजह से रश बढ़ जाता है। मैं एक स्टोर को 2 दफा दिन में अगर रिप्लेनिश करता हूं, किसी को 3 दफा भी रिप्लेनिश करता हूं, तब भी हमारा डिमांड नहीं पूरी, बिकॉज लोग चाहते हैं कि एक तो आज ही सब कुछ मिल जाए, सस्ता भी मिले, और हमें दोबारा आना भी पड़े। एक लोधी साहब, क्या पूरे पाकिस्तान में 4881 यूटिलिटी स्टोर्स हैं? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो इसकी तादाद बढ़ाने की क्या जरूरत है, और अगर जरूरत है तो उस पर क्या काम हो रहा है? पहले अगर आप 2 साल पहले चले जाएं तो हम 4000 से भी नीचे की, हम ऑलमोस्ट 800-900 स्टोर पिछले 1-1.5 साल में हमने इसमें ऐड किए हैं, और वो हम इसमें फर्दर और भी ऐड करेंगे। लेकिन देखें प्लीज थोड़ा अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट बाकी लोगों को भी अंडरस्टैंड, कोविड है। मैं अगर एक स्टोर की कैपेसिटी 50 की है तो मैं 50 के 50 अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, मुझे 25 लोग भेजने पड़ेंगे, ताकि मेरा अपना स्टाफ भी बचा रहे और लोग भी बचे। पीपल एक्सपेक्ट कि हमें सब अंदर जाने दें और अभी हमें सब कुछ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लाइनें लगेंगी। ये इस दफा लाइनें इस वजह से नहीं लग रही कि शायद हमारे पास स्टॉक्स नहीं है, लाइन इसलिए लग रही है कि कोविड की वजह से हमें एसओपी फॉलो करनी है, हमें दोनों तरफ देखना है। सो प्लीज खुदारा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। अच्छा लोधी साहब, एक ऐसा दौर है जिसमें कैश एंड कैरी है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो ऐसे दौर में आप यूटिलिटी स्टोर में क्या बेहतरी ला पाए हैं कि लोगों को इस जानिब राग़िब कर सकें? सर अब ये जो मैं आपकी फुटेज देख रहा हूँ टीवी पे, ये इतनी पुरानी फुटेज है, इसमें तो हमारा जो अब साइन है वो भी चेंज हो चुका है, तो खुदारा जरा फुटेज इंप्रूव कर लीजिए। एक कुछ जो फुटेज होती है वो फाइल फुटेज होती हैं, वो हम रूटीन रोजमर्रा की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसे अपडेट करवा दें प्लीज। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके पेशावर वाले जो साहिबा है उनको कहिए कि जरा हयाताबाद में जो नया स्टोर खोला है वो भी जाके देख लीजिए, लाहौर में हमने जो नए स्टोर्स खोले हैं वो भी जाके देख लीजिए, मुल्तान में जो खुले हैं वो भी जाके देखें, लाहौर और कराची में जो स्टोर्स हमने रीवैम्प किए हैं तो वो भी देख लीजिए। हमने काफी, मैं ये नहीं कतन नहीं कह रहा कि हमने बहुत कमाल कुछ कर दिया, बट हमने काफी इंप्रूवमेंट की है। पहले से हम बहुत इंप्रूवमेंट, सर्विस भी
क्वालिटी भी, स्टॉक अवेलेबिलिटी भी, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट वी हैव इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट इन द लास्ट 1.5-2 years. अच्छा लोधी साहब, आप ये देखें कि ज़्यादा आवाम अट्रैक्ट कब होती है यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब रमज़ान में, क्योंकि उस वक्त सब्सिडाइज अशिया ज़्यादा होती हैं। अगर हुकूमत सब्सिडी देना बंद कर दे तो फिर यूटिलिटी स्टोर आवाम को किस तरह अट्रैक्ट करेंगे? सर वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। ये सवाल जी हम अपने आप से भी करते हैं कि आज सब्सिडी बंद हो जाएगी तो क्या यूटिलिटी स्टोर फाल होंगे। इस वक्त जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो सब्सिडी बेस्ड ही है, एंड योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली वैलिड। लेकिन अब हम इस पे काम कर रहे हैं कि जी हम अपना, और हम किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए कि हम सिर्फ कमोडिटी बेस्ड बिजनेस से निकल के हम ऐसा हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें हमारी बाकी चीज़ें भी बिकें, हमारा मार्जिन इंप्रूव हो, तो हम किसी हद तक इसमें कामयाब हुए। लेकिन हमें इस पर और मेहनत करनी होगी कि कल अगर सब्सिडी बंद होती है तो यूटिलिटी स्टोर फाल होंगे, इंशाल्लाह फाल होंगे। इसमें हमने काफ़ी काम कर लिया, लेकिन अभी हमें इसमें कुछ वक्त और दरकार होगा। चले, हम उम्मीद करते हैं बेहतरी के फैसले हों और आने वाले वक्तों में अगर सब्सिडी बंद भी कर दी जाए तो यूटिलिटी स्टोर अपने पांव पर खड़ा हो और ख़ुद को वो जनरेट करते हुए ख़ुद को फाल कर सके। बहुत शुक्रिया उमर लोधी साहब इस हवाले से अपना वक्त दें। नाज़रीन, कोरोना वैक्सीन पे बात करेंगे और कुछ अद्वियात पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ सेहत से मुतल्लिक बात करेंगे। ड्रैप जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसने एक सिफारिश दी है कि जो डॉक्टर है वो दवा का नाम लिखने की बजाय उसका कीमियाई नुस्खा लिख कर दें। फिर ये फार्मासिस्ट पे होगा कि वो किस कंपनी की वो दवा आपको देता है। क्या ये तरीक़ाकार पाकिस्तान में काबिल अमल है? क्या हमारा स्ट्रक्चर इसके मुताबिक है? और अगर है तो फिर ये काबिल अमल कब से होगा? और अगर नहीं है तो फिर पहले स्ट्रक्चर पे इस वक्त नज़र डालने की ज़रूरत है या फिर इन तरीक़ाकार पे अमल करने की ज़रूरत है? और वैक्सीन जो पाकिस्तान में प्राइवेट लोग लाना चाहते हैं, उनको लाने में कौन सी दिक्कत का सामना है, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, रेट का मुकर्रर क्यों नहीं हो पाया अब तक, इस बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, ड्रैप ने जो सिफारिश की है बुनियादी तौर पर, आप क्या समझती हैं कि इस सिफारिश का बुनियादी मकसद क्या है? क्या वो डॉक्टर्स का एक मखसूस तबका जो अपनी मनपसंद कंपनीज का नाम लिख के दवा लिख देता है, वो कमीशन लेता है, उसको रोकना, या फिर वजह कुछ और है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताऊं कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने आम सिटीजन्स को अपने तक रसाई दी हुई है थ्रू प्राइम मिनिस्टर जो सिटीजन पोर्टल है, तो उस पोर्टल पे बहुत सारी ऐसी शिकायत मौसूल हुई थी कि हमें डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन लिख के देते हैं। अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें कोई ऑप्शन नहीं देते, वो मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन लिख के देते हैं। और ये हम सबको पता है कि एक ही मेडिसिन जो है वो आपको 100 रुपये में भी मिल जाएगी, और किसी अगर मल्टीनेशनल कंपनी की होगी या किसी बड़े ब्रांड की होगी तो वो आपको 500 रुपये में मिलेगी। तो ये तो हमारे पास है ही एक इशू के मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो अपनी कंपनी के लेवल के मुताबिक उसकी प्राइसेस सेट करते हैं। तो ये बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे रिसीव हुई थी, जबकि जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये डायरेक्शन ड्रैप को गई थी कि इसके बारे में जो भी स्टेप लिए जा सकते हैं वो लें। तो इनकी रोशनी में ड्रैप ने ये एक सिफारिश चारों सूबों को भेजी है, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज को भेजी है कि आप लोग अपने अपने डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करें कि वो लोग जो है वो जेनरिक नाम लिखें। उसके बाद जब वो नुस्खा लेके जाएंगे फार्मेसी पे तो फार्मासिस्ट उनको बता देगा कि ये वाले मेरे पास इस कंपनी की दवाइयाँ मौजूद हैं। अच्छा, और जिसको जो सूट करेगी रेंज। इस जानिब में आता हूँ, आप ये देखें कि ठीक है, एक किस्म से बॉल जो है वो डॉक्टर की कोर्ट से निकाल दिया गया है, लेकिन अब आप ये भी तो देखें कि यही बॉल जो है ये फार्मेसी वालों की कोर्ट में डाल दिया गया है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे एक जेनेरिक नाम लेकर जाता हूं और वो जेनेरिक नाम की मैं मांगता हूं ये दवाई दे दें, और वो मुझे फार्मेसी वाला ये कहे कि मेरे पास तो सिर्फ इस कंपनी की मौजूद है, तो मेरे पास दीगर क्या ऑप्शन रह गया? अगर 5-7 आपस में मिल जाते हैं जो कुर्बो जवार में हैं, वो आपस में मिल गए तो फिर मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है ना।
देखिए इस वक्त यही हो रहा है हमारे यहाँ कि जाहिर है आपको पता है कि जिस तरह से कमीशंस भी चल रहे हैं, जो कंपनीज पहले डॉक्टर्स को करती थी, अगर इस किस्म का कल को कोई होती है इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी, तो जाहिर है वो फार्मेसीज वालों को अप्रोच करेंगे और फिर उनके थ्रू वो अपने आप अपनी वर्किंग करेंगे। मगर इसके लिए डेफिनेटली जाहिर है कि एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, मगर ये पहली दफ़ा है कि इन लाइंस पे सोचा जा रहा है। तो जिस वक्त एक तरफ बंदा सोचता है तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि उसके लिए फिर सॉल्यूशंस भी निकलते हैं और वे फॉरवर्ड भी बनता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक पेशरफ्त है कि एटलीस्ट इसके बारे में सोचा जाना शुरू हो गया है। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात होती है, ज़ाहिर डॉक्टर्स एक लिमिटेड तादाद में होते हैं और फार्मेसीज तो हर गली में खुली हुई हैं और हर मोहल्ले में खुली हुई हैं, तो इतनी ज़्यादा फार्मेसीज को अप्रोच करना जो होता है वो इन शायद फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए उस तरह से पॉसिबल ना हो। डॉक्टर्स को ज़्यादा आसानी से अप्रोच किया जाता है। तो अब ये है कि इसके लिए जाहिर है कि ये अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ये स्वाबदीद के ऊपर है कि वो इसको आगे किस तरह लेके चलते हैं और इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं सूबाई हुकूमतों के किरदार पे भी आता हूँ डॉक्टर साहिबा, लेकिन आप ये देखें कि हमारे तरक्की याफ्ता और फलाही रियासतों में तो ऐसे मॉडल हो सकते हैं, क्या हमारे मुल्क में ये मॉडल इम्प्लीमेंट हो सकता है कि जहाँ पे एक फार्मासिस्ट जो है वो बैक वक्त 3 से 4 मेडिकल स्टोर्स पे काम कर रहा होता है, क्या उनके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो कीमियाई नुस्खे को देखकर आपको दवा दे दे? देखिए उसूली तौर पे तो उसमें ये सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि बाय लॉ आपकी हर फार्मेसी पे एक फार्मासिस्ट की मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है। पर जाहिर है कि जब इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद होना शुरू होगा तो इन सारी चीज़ों की जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। पर अभी फ़िलहाल तो मैं समझती हूँ कि पहली दफ़ा इस चीज़ के ऊपर बात की गई है और सोचा गया है कि हम ये वाला काम करके देखें। ज़ाहिर है अभी इसके एंड तक पहुंचने में या इसकी फुल इम्प्लीमेंटेशन में, इसके समरात आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर इसके ऊपर सोचा जाना शुरू अगर हो जाए और अगर इसके ऊपर कुछ कानून साजियाँ भी अगर हों, जो कि पहला स्टेप उठाया गया है, इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आने की उम्मीद है और इसके ऊपर मज़ीद गौर व फिक्र करके और सूबों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ क्यों नहीं, ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो सकता है। जब बाकी ममालिक में होता है, बाहर के मुल्कों में होता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। इन्हीं माफियाज के साथ और इन्हीं लोगों के साथ हम लोगों ने एक जंग लड़नी है और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर ये प्रैक्टिकल है, ये हो सकता है, मगर इसके लिए कुछ इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। शायद हमें कुछ ऐसी लेजिस्लेशन को ऐसे लॉज भी पास करने पड़े, मगर ये प्रैक्टिकल है। ड्रैप सिफारिश दे सकता है। ड्रैप का बुनियादी तौर पर काम क्या है? रेट को मुतय्यन करना, प्रोडक्शन के हवाले से देखना और उसके मयार को देखना, ये सूबाई दारुल हुकूमतों का काम है। तो एक मजमूई तौर पे सिफारिश क्यों नहीं भेजी जाती कि तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों के जो नुमाइंदगान हैं उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाए, फिर कुछ सिफारिशात मुरतब की जाएं और पूरे पाकिस्तान में एक तरह से इंप्लीमेंट किया जाए? जी मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इसको फेडरल मिनिस्ट्री जो है इसको ऑन करे और फेडरल मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक लेटर या एक डायरेक्शन जाए। मगर मैं आपको ये बता दूँ कि 18वीं तरमीम के बाद ये चीज़ें जो हैं, अब ड्रैप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास भी है, मगर उसका अलग काम है, मगर जो असल इम्प्लीमेंटर्स हैं वो प्रोविंशियल ड्रैप्स हैं। हर प्रोविंस में अपनी ड्रैप। मैं डॉक्टर साहब इस बात को मानता हूं, जहां पे एनसीओसी के इजलास में सिफारिशात तो बाहमी आती हैं हर की जानिब से, इम्प्लीमेंट हर किसी ने अपना अपना करना होता है। तो मैं कहता हूं कि ऑन बोर्ड तमाम सूबों को लिया जाए, उसके बाद जिसकी अपनी मर्जी है वो करता रहे। जी ये बिल्कुल, ये सजेशन आपका मुनासिब है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि सिफारिशात ही दे सकती है फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल ड्रैप जो है, उसके ऊपर जो है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वो सूबों के पास है, मगर इसकी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से, फेडरल मिनिस्ट्री से जानी चाहिए और वो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर बात हो रही है और ज़रूर इन सारों को खट्टे बिठा के मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर गौर करना चाहिए। मगर इस पर रेजिस्टेंस डेफिनेटली आएगी, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व हैं। तो मगर एटलीस्ट इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव बात यह है कि इसके ऊपर बात होनी शुरू हुई है। पहली दफ़ा ये सजेशन, चले उम्मीद करते हैं मुस्बत बात हो। डॉक्टर साहिबा इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी ये है कि बहुत से जो ड्रैप के अफसरान हैं वो नैब के डर से भी और हुकूमत के डर से भी, एक्शन कार्रवाइयों के डर से भी कलम छोड़ के बैठ गए हैं। तो ड्रैप के अफसरान भी परेशान हैं, तो उन्हें एतमाद में किस तरीके से लिया जाएगा?
देखिए, मैं समझती हूँ कि हर चीज़ के लिए ड्रैप के जो हैं वो लॉज मौजूद हैं। आपके पास एक एक चीज़ के लिए जो है कि किस तरह प्राइस डिटर्मिन होनी है, किस तरह सेल पॉइंट्स पे क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, दवाइयों का मयार किस तरह से परखा जाना है। तो अगर हर कोई लॉ के मुताबिक अपने काम करेगा, हर चीज़ की गाइडलाइंस मौजूद हैं। हाँ, कलम छोड़ के वही लोग बैठते हैं जो कि लॉ पे नहीं चलना चाहते या जो कि गाइडलाइंस जो दी गई हैं ड्रैप के उसके अंदर उसके ऊपर नहीं अमल करते। तो हर चीज़ की गाइडलाइन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दी गई है। जो इसके ऊपर चलेगा और फेयर तरीके से चलेगा और ऑनेस्टी से चलेगा, उसको कलम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल अपना ऑनेस्टी के साथ काम करे और उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। चलें, उम्मीद करते हैं हर कोई ईमानदारी से काम करे, खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करे। अगर वो सही इकदाम उठा रहा है तो खुद एतमादी तो बज़ाहिर आपके अंदर मौजूद होती है। अगर आपका इकदाम ही गलत है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, आगे बात करते हैं कोरोना के हवाले से भी। कोरोना का फैलाव जिस हद तक तेज़ हो रहा है और वैक्सीन जिस तरीके से हम दरामद कर रहे हैं और जितनी तादाद में कर रहे हैं, आप नहीं समझती कि ये जो बरामद की जा रही है ये तादाद बहुत कम है? ब्लूमबर्ग तो कहता है कि अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो हमें तो 10 साल लग जाएंगे वैक्सीनेटेड होने में। देखें, ये ब्लूमबर्ग के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो कुछ अर्सा पहले के हैं। उस वक्त वाकई वैक्सीनेशन का अमल बड़ा स्लो था। आपको पता है जिस वक्त ये शुरू हुई थी तो 1000 से 1500 लोग जो है वो वैक्सीनेशन के लिए सामने आ रहे थे। हालांकि स्केड्यूल ज़्यादा होते थे मगर लोग जो थे वो सामने नहीं आ रहे थे लगवाने के लिए, वो हेजिटेट कर रहे थे। और वो नेचुरल सी बात है, ये वैक्सीन पहली दफ़ा दुनिया में बनी है, लोग इसके साइड इफ़ेक्ट से या इसके आफ्टर इफ़ेक्ट से घबरा रहे थे। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और वैक्सीनेशन की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले जो कुछ हज़ारों में होती थी, अब हमारा जो है वो तकरीबन टर्न आउट जो है। आप ये देखें कि 220 मिलियन आबादी का ये मुल्क है, 2-2 मिलियन करके आएगी तो फिर भी आप रफ्तार का अंदाज़ा तो लगा लें। दूसरी जानिब जो पहला फेज शुरू किया गया था वो हेल्थ केयर वर्कर्स की जानिब से शुरू किया गया था, उसमें भी इत्तलात ये है, अब असद उमर साहब के मुताबिक है, हमारे मुताबिक तो है नहीं, कि अभी तक 70% ऐसे हैं जो अभी भी डरे हुए हैं, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई। जी देखिए, कोई तकरीबन 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, उसमें से तकरीबन 2.5-3 लाख को जो है वो वैक्सीनेट वो हो भी चुके हुए हैं और बाकी भी स्केड्यूल में है। अब मैंने आपको बताया कि टर्न आउट बेहतर हो गया है, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। अब 80 to 90% जो स्केड्यूल लोग होते हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं 2.5 लाख का वैक्सीनेटेड होना और वो भी पहले मरहले में कि जब तरजीह उन्हें दी जा रही है, तो ये भी तो एक सवालिया निशान है। जी बिल्कुल, अब ये देखें कि ये तो अब लोगों के रिस्पांस के ऊपर भी है, मगर अब जिस तरह से सख्ती की भी जा रही है हॉस्पिटल्स की तरफ से और गवर्नमेंट की उसकी तरफ से कि जो लोग रजिस्टर हुए हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, उनके लिए कंपलसरी किया जा रहा है। अभी तकरीबन पाकिस्तान में 20-22 लाख लोग जो हैं वो वो रजिस्टर हुए थे। ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, वैक्सीन की कमी नहीं है, वैक्सीन पहुंच भी गई है। ये आने वाले 2-3 दिन में 2 मिलियन और हमारे पास पहुंच जाएगी और उसके अलावा पाइपलाइन में भी मजीद मिलियंस ऑफ डोजेस हैं। इस वक्त इशू ये है कि लोग सामने आएँ और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्लान भी की हुई हैं और अब जिस तरह हम एज लिमिट्स को खोल रहे हैं, आज 50 to 59 के लिए खुल गई है और उन लोगों ने अपने आप को लगवाना शुरू कर दिया। पहले दिन तकरीबन 1 लाख लोगों को स्केड्यूल हम तो दुआ कर सकते हैं और बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से इकदाम अच्छे हों। डॉक्टर साहब, मुझे प्राइवेट इंपोर्टर्स पे भी आना है, लेकिन उससे पहले असद उमर साहब की एक बात को कोट करता हूं। उनका ये कहना है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो हम कुछ SOPs पर अमल दरामद को सख्ती से इस वक्त हिदायत जारी करते हैं और अमल दरामद हो, SOPs बेहतर हों। तो क्या ऐसी सूरत हाल तो नहीं आन पहुंचेगी कि सख्त करते करते हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़े? देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर ये कि आने वाले दिनों में मज़ीद सख्ती जो है वो की जाने लगी है, जिसका अनाउंसमेंट इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को होगी। क्योंकि जो इस वक्त ट्रेंड जा रहा है कोरोना की पॉजिटिविटी का और तमाम बड़े शहरों में और तमाम जगहों पे जो है वो बहुत सीरियस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। हमारे पास हॉस्पिटल्स जो हैं वो तकरीबन सैचुरेट हो चुके हुए हैं, 90-95% वेंटिलेटर्स जो हैं
बहुत सारे शहरों में जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हुए हैं, ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी खत्म हो गई है। पिछली वेव में तकरीबन 3400 के करीब मैक्सिमम लोग गए थे जो कि क्रिटिकल थे और जिनको इस किस्म की इमरजेंसी क्रिटिकल केयर की जरूरत थी। आज इस वेव में अभी से हम लोग 4500 को टच कर बैठे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये बहुत सीरियस है और मजीद सख्त इक़दाम की जरूरत है। ये अवाम को भी इस वक्त समझने की जरूरत है कि अगर SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो हालात उनके लिए ही बेहतर होंगे, हुकूमत भी मुश्किल में नहीं पड़ेगी, अवाम भी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। मुझे प्राइवेट इंपोर्टर्स पे आना है। वैक्सीन जो प्राइवेट इंपोर्टर्स लाना चाहते थे उसकी अभी तक कीमत मुतय्यन क्यों नहीं हो सकी, उसमें क्या रुकावट है, और अभी तक उनको इजाजत क्यों नहीं दी जा सकी कि वो बल्क क्वांटिटी में वैक्सीन ला सकें? देखिए, प्राइवेट इंपोर्टर्स को किसी किस्म की भी गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनको जितना गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती थी, बल्कि जितने भी ये इंपोर्ट के लिए प्रोसेसेस थे उनको जो है वो बहुत शॉर्ट किया गया था ताकि उन लोगों को आसानी से वो ला सके। इस वक्त मेन हर्डल जो उनको आ रहा है वो दुनिया में सप्लाई एंड डिमांड का है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी हुई है कि जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग एंटिटीज़ हैं वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी मिसाल आप इंडिया की ले लें, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मगर इस वक्त उनके अपने मुल्क में हालात इतने ख़राब हैं कि वो बाहर भेजने के बजाय वो सारी वैक्सीन अपने मुल्क में यूज़ करना चाह रहे हैं। इसी तरह बाकी ममालिक का भी हाल है कि जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त डिमांड को मीट नहीं कर सक रही, और जो प्राइवेट हुकूमत की जानिब से प्राइवेट इंपोर्टर्स पर कदगन कोई नहीं है। इस वक्त सप्लाई एंड डिमांड की हर्डल्स की वजह से वो वैक्सीन नहीं ला पा रहे। जी, और प्राइसिंग की भी जो इशू था, गवर्नमेंट ने उनको एक फॉर्मूला दिया था जिससे उन्होंने एग्री नहीं किया था और वो कोर्ट में चले गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने उनको एक प्राइस डिटरमिन कर दी, जिसके बाद उन्होंने जो इनिशियल 50,000 डोजेस मंगाई थी वो उन्होंने लोगों को लगा दी हैं। तो इसलिए प्राइसिंग का भी अब इशू नहीं है, वो डिटरमिन हो चुकी हुई है और उन्होंने उस प्राइस के ऊपर लोगों को लगाई भी है। इस वक्त मेन इशू सप्लाई एंड डिमांड का है कि उन लोगों को कंसाइनमेंट्स मिल नहीं रही हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, किसी किस्म की कोई रुकावट जो है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आप ये समझती हैं कि प्राइसिंग का जो फॉर्मूला है वो उनके लिए बेहतर है और आवाम के लिए भी बेहतर है, क्योंकि आवाम की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पैसे दे के भी वैक्सीन लगवा सकती है, तो ये हुकूमत पे भी बोझ कम होगा अगर ये सारा मामला सेटल हो अफहाम तफहीम से? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही इसीलिए किया था कि अगर कोई लोग जो हैं वो अपनी बारी से पहले लगवाना चाहते हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एज वाइज और प्रायोरिटी पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड था, अगर कोई अपनी बारी आने से पहले लगवाना चाहता है तो वो लगवा ले, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया था। और मैं समझती हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर से लगवाएं और अपने हिस्से की वो वैक्सीन। दुनिया भर में तलवारसद में फर्क होने की वजह से वो बैलेंस नहीं है और इसलिए वैक्सीन मंगवाने में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।